में था जब से मैं सीख रहा हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा असातिज़ा हैं जिनसे मैंने सीखा। हम लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के वोकल प्रैक्टिसेस किया करते थे। तो और फिर मेरी जॉब लग गई एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। अच्छा। उनकी कॉल आती है दोबारा कि नेस्कैफ़े से कि हम नेस्कैफ़े बेसमेंट में आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप गाना गा रहे हैं। बचपन से ही सिंगिंग का, बचपन से ही गाने का शौक था। ज़रा आगाज़ गुफ्तगू का वहाँ से करते हैं। जी बिल्कुल, बचपन से ही था और फॉर्चुनेटली मेरे इर्द गिर्द माहौल भी ऐसा था कि मुझे इनकरेज किया गया। और जब मैंने ये ख्वाहिश अपने घर वालों के सामने रखी कि मैं सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सीखने दिया। और मैं तकरीबन क्या उम्र होगी आपकी? 9th में था जब से मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं जो अगस्त गुजरा है इसमें मैं 30 हुआ हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं सीख रहा हूँ तकरीबन 16 साल से। 16 साल से। तो जी पहली बार ये जब ख्वाहिश का इजहार किया, जी। तो तब क्या आपकी उम्र थी? तब मैं 9th में था। 9th क्लास में जी। थे, और उससे पहले उससे सिंगिंग उससे शौक? पहले बचपन से घर पर माहौल ऐसा था कि सोज़ो सलाम, मरसिया और ऐसी चीज़ें पढ़ने की रिवायत है ठीक, हमारे स्कूल यहाँ। कॉलेज में भी फिर जी, उसमें बढ़ चढ़ स्कूल कर हिस्सा में लेते रहे? जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम पढ़ते थे। उसके बाद कॉलेज में प्रॉपर फिर ये हो गया कि फिर कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे। तो और उस वक्त तक मैं सीखना भी शुरू हो चुका था। तो फिर शायद उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे इसको एज अ करियर परस्यू करना है। उससे पहले सिर्फ शौक़ की हद तक था और सीखने की हद तक था कि मुझे शौक़ है तो चले मैं सीख लेता हूँ। लेकिन कॉलेज में मुझे किसी टाइम पे ये एहसास हुआ था कि शायद मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। अच्छा ज़िशान, आपको क्या लगता है, अब जितने लोग जो कि अभी सिंगिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में सिंगिंग में, इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना मुश्किल है या आपको लगता है आसान है? थैंक्स टू सोशल मीडिया के वहाँ पर हमारे पास इतने सारे अब जी प्लेटफॉर्म हैं कि लोग अपना जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में इसके डायनामिक्स कुछ इस तरह के रहे हैं शुरू से, ख़ास तौर पे आर्ट और बहुत ही ख़ास तौर पर म्यूज़िक को लेके कि म्यूज़िक के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं कि म्यूज़िक एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी हलाल या हराम होने ओ की हो, और ठीक या गलत होने की बहस स्टिल जा रही है। स्टिल अभी तक चल रही है। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट किसी भी यंगस्टर के या जहन में आता है वो ये होता है कि क्या ये ठीक है या नहीं। नहीं है। अगर उसके जहन में ना आए तो उसके पेरेंट्स के जहन में आता है। और जब वो इससे आगे निकल जाता है, अगला स्टेप ये होता है एक्सेप्टेंस, कि आपके यहाँ पर कोई ऐसा मनज़्ज़म निज़ाम नहीं है म्यूज़िक को सपोर्ट करने का। जैसे रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं बाहर की दुनिया में, वो क्या करते हैं कि अगर किसी आर्टिस्ट में पोटेंशियल है तो वो उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पीआर देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं। तो वो एक टाइम पे पूरी दुनिया के सामने आता है और फिर वो जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं वो फिर अपना मार्जिन भी लेते हैं और उसको भी पैसे देते हैं। तो एक पूरा सिस्टम चल रहा है। पता है कि इस तरह बहुत बड़े बड़े दुनिया में ऐसे आर्टिस्ट, ऐसी रिकॉर्ड लेबल्स के बनाए हुए हैं, मिसालें हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं। निज़ाम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक आर्टिस्ट को स्ट्रगल करते रहना है उस वक्त तक जब तक के लोग उसे पहचानना शुरू हो जाएं, और उस वक्त तक जब तक ब्रांड्स और डिफरेंट जो ये हैं ये काम देने लगे हैं उसको। लेकिन आपने जो बात की, सोशल मीडिया ने आकर ये काया पलट स्टीरियोटाइप, दिए। हाँ, हाँ। पहले क्या होता था कि पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था, रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था। तो लोगों की, बहुत बड़े बड़े स्टार्स की ये कहानियाँ हैं हमारे लेजेंड्स की कि वो उसके बाहर खड़े रहते थे, या अंदर कोई जानने वाला होना ज़रूरी था। बाहर खड़े रहना कि कोई गुजरेगा तो हम कहेंगे कि हम आर्टिस्ट हैं, और फिर कहीं मौका मिलना और फिर पता नहीं लोग पसंद करते हैं नहीं करते। तो वो इस एक मौके के लिए ज़िंदगी भर वेट करते थे। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ये मौका इक्वली सबको दे दिया। अगर आपके उस कंटेंट के अंदर ज़रा भी असर है तो फिर आपको कोई नहीं मतलब आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, म्यूज़िक करना चाहते हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, एनीथिंग, आप जस्ट अपना क्राफ्ट बनाएं हाँ। और सिंपली उसे तो दुनिया के हवाले कर दें। ज़िशान, ये तो आपको पता है कि आपकी जो गायकी है उसमें तो बहुत असर है। दैट्स व्हाई यू आर हियर, माशाल्लाह, और मोर सक्सेस टू यू, इंशाल्लाह, मोर पावर टू यू। रियाजत जारी है? कितनी देर करते हैं दिन में? अ, और कौन उस्ताद कौन है आपके? जी,
मेरे बहुत ज़्यादा असातिज़ा हैं जिनसे मैंने सीखा, लेकिन उनमें जिनसे मैंने सबसे पहले सीखना शुरू किया वो ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ है उनका, यहीं लाहौर में होते हैं, और उनका नाम है उस्ताद ताहिर परवेज़ साहब। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा और अभी तक सीख रहा हूँ। रियाज़त का जहाँ तक है तो जब मैंने सीखना शुरू किया था उसके कंपैरिजन में अभी बहुत कम करता हूँ, लेकिन अभी दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़रूर। ये कम है अभी आई थिंक जी अभी ये कम है। ये कम है। अच्छा। हाँ, उस वक्त क्योंकि एक तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, जितने भी हम स्टूडेंट्स थे उनको पैशन इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और उस वक्त आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है। आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी आप कर रहे हैं वो होता है, और ज़िंदगी में ये होता है, इसके अलावा कोई ऐसी मसरूफियात रहती नहीं, और कुछ ऐसा मिला भी नहीं होता कि जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाएं। तो आपको बहुत सारा कुछ अचीव करना होता है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, तो आप ज़्यादा पैशनेट होते हो। तो हम लोग 6-6 घंटे 8-8 घंटे बैठ के वोकल प्रैक्टिसेस किया करते थे। लेकिन अभी ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि 2 घंटे से कम ना हो जाए, बाकी बस चल रहा है डेली। हैट्स ऑफ टू यू, 2 घंटे की भी प्रैक्टिस। अच्छा, खाने पीने में वो परहेज या वैसे लाहौरी पंजाबी खाने के शौकीन होते हैं ज़रा, तो वो उसमें एहतियात बरतते हैं, ठंडा नहीं पीना या इस तरह से खाना नहीं खाना, स्पाइसी नहीं लेना, तो ये वाला ख्याल चल रहा होता है साथ साथ, जबर करना पड़ता है अपने पे? अच्छा, मैं वैसे मतलब खाने पीने का शौकीन हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा खाना खाता हूँ लेकिन बहुत कम खाता हूँ। लेकिन मैंने कभी परहेज़ नहीं किया आज तक ज़िंदगी में, ना ही हमारे उस्ताद ये कहते हैं। परहेज़ मतलब ये सारी कुदरती चीज़ें, और खाने पीने का ताल्लुक़ आपके जिस्म के साथ बराह रास्त है, गले के साथ उसका नहीं है। वो क्यों? क्योंकि गला हल्का सा ख़राब भी हो जाएगा ना, तब भी एक वोकलिस्ट गा सकता है। हाँ, उसका टेक्सचर में भी थोड़ा सा बहाना होता है। वो एक बहाना होता है जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है। ओके। दूसरा ये है कि ये खट्टी और ठंडी चीज़ें जो है ये डिफरेंटली हर किसी पे इम्पैक्ट करती हैं। तो शायद मेरा इस तरह का है मामला कि मुझे बहुत ज़्यादा गला बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाता ठंडा पीने से या खट्टा कुछ खा लेने से, लेकिन हो सकता है किसी का होता हो, तो मैं तो कभी नहीं करता। फिर ठीक है। अच्छा, तो ज़ीशान, टर्निंग पॉइंट क्या रहा इन योर लाइफ? नेस्कैफे बेसमेंट, आपको लगता है कि वो उसने थोड़ा सा चेंज किया और आपके लिए बड़ा? बिल्कुल। नेस्कैफे बेसमेंट के बारे में जब मैं वहाँ गया तो इंटरेस्टिंग बात ये कि मुझे उससे पहले नेस्कैफे के बारे में मालूमात नहीं थी। मैं एक टीवी चैनल पे इंटर्नशिप कर रहा था। मेरी मैस कम्युनिकेशन की डिग्री पूरी होने वाली थी बिल्कुल। तो मैं इंटर्नशिप करने लगा, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, वो भी जर्नलिस्ट हैं, कि यार मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो वो मुझे जुल्फ़ी भाई के पास ले गए। तो मैंने उन्हें मुझे लगा कि कोई म्यूज़िक लवर हैं और बस सुनना चाहते हैं कुछ, तो मैं उनको सुना के आ गया, और मेरी वापस से वो इंटर्नशिप और फिर मेरी जॉब लग गई एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। अच्छा। तो 2.5 महीने गुजर गए इस बात को। अचानक से उनकी कॉल आती है दोबारा कि नेस्कैफ़े से, कि हम नेस्कैफ़े बेसमेंट में आप सेलेक्ट हो गए हैं और आप गाना गा रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो ऑडिशन ही नहीं दिया। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ऑडिशन, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये कहा गया है कि हम आपको कॉल करें। तो बहरहाल वो जब गाना बना, वो आया, वो अभी तक उस गाने की वजह से मुझे शोज़ मिलते हैं। यानी वो गाना अभी तक 2016 में आया था, लेकिन आज तक उस गाने की वजह से लोग मुझे पहचानते भी हैं, और वो लोग मतलब अक्सर उसके ऊपर वो स्टोरीज़ बना के लगा रहे होते हैं।